तो दोस्तों आज ये जो पहला दिन है आज का इस एमएसएमई गांव गांव में नामक कोर्स का पहला क्लास है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस कोर्स के रूल्स क्या हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम क्या बिजनेस करें, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। दोस्तों जब हम ये डिस्कस कर लेंगे कि भाई हम क्या बिजनेस करें और हम ये फाइनल कर लेंगे, तब आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने बिजनेस की लोकेशन को कैसे फाइनल करें। दोस्तों जब आप अपना बिजनेस डिसाइड कर लेंगे कि भैया ये बिजनेस करना है और यहां पर करना है, तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या एक्शन आपको करने हैं अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में ये सब चीज पढ़ेंगे इस एमएसएमई गांव गांव की। दोस्तों जो रूल है वो मैं आपको बताता हूं इस एमएसएमई गांव गांव में नामक कोर्स का क्या होगा। दोस्तों रूल नंबर 1, देखिए मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी है कि आप इस रूल को जरूर मानिए। दोस्तों रूल नंबर 1 कि आप जब भी कोई भी क्लास शुरू करें तो एक सिटिंग में उसको पूरा कर लीजिए। दोस्तों ये मत कीजिए कि 5 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, फिर बंद कर दिया, फिर अगले दिन देखा। एक क्लास एक सिटिंग में एक बार देखिए। जब भी आपको समय हो कि आप 30 मिनट 40 मिनट आप देख लीजिएगा कि आज की क्लास कितनी देर की है। उतनी देर का समय जब आपके पास हो दोस्तों, तब आप ये क्लास शुरू कीजिएगा। दोस्तों रूल नंबर 2, आप जब भी ये क्लास करें दोस्तों, आप एक इसको ऐसा समझ के करें कि भैया आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं और जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा वो आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक नोटबुक रखिए, एक पेन रखिए अपने पास हमेशा जब भी आप ये क्लास शुरू करें। और दोस्तों जो मैं आपको बताऊं उनमें से जो आपको खास खास चीजें लगे उसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों रूल नंबर 3 कि आप कभी भी क्लास को जंप मत कीजिए। दोस्तों क्लास को जंप मत कीजिए से मेरा मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि आज क्लास नंबर 1 देखी फिर आप क्लास नंबर 4 पर चले गए सीधे। दोस्तों ये जो हमने क्लास के जो डे वाइज हमने जो इसका सिलेबस डिफाइन किया है वो बिल्कुल ऐसे किया है कि आप एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो आप प्लीज पहले क्लास 1 देखिए, फिर क्लास 2 देखिए, फिर क्लास 3 देखिए और इस तरह सीरीज में इन क्लासेस को देखकर ये पूरा कोर्स कंप्लीट करिए। दोस्तों अब आते हैं कोर्स के मेन कंटेंट पर। पहला जो कंटेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि क्या बिजनेस शुरू करना है हमको और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। दोस्तों सबसे पहला नियम ये है कि आप ये देखिए कि आपको किस बिजनेस का थोड़ा एक्सपीरियंस है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भाई साहब हम तो स्टार्टअप हैं, हम तो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ये मुकेश जी तो हमसे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। दोस्तों हर किसी को किसी ना किसी चीज का एक्सपीरियंस जरूर होता है और वो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई पहले बिजनेस चल रहा हो सकता है आपके कोई रिलेटिव कोई बिजनेस करते हो, आपने उनको देखा हो, वहां पर जाकर आपने कुछ समय बिताया हो सकता है आप अभी जॉब कर रहे हो किसी फील्ड में, तो जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि उस फील्ड में अपना कैरियर आगे बढ़ाइए इस एंटरप्रेन्योर के रूप में। क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो कह रहा हूं कि आप देखिए कि आपको किसी पर्टिकुलर बिजनेस में एक्सपीरियंस है क्या। दोस्तों हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कहीं जॉब आपने किया हो, आपको उस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो, उसमें देखिए आपने हो सकता है कहीं मार्केटिंग का जॉब किया हो सकता है आपने कहीं प्रोडक्शन में जॉब किया हो सकता है किसी आपने और डिपार्टमेंट में कुछ जॉब किया हो। अपनी लाइन का जो एक्सपीरियंस हो थोड़ा वो कीजिए। दोस्तों अधिकतर होता यह है कि जब हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना कोई बिजनेस शुरू कर दें, तो हम किसी से पूछते हैं, किसी रिश्तेदार से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं, चाचा से पूछते हैं और उनसे कहते हैं यार मैं क्या बिजनेस शुरू करूं। कभी कभी अपने दोस्त से पूछ लेते हैं। दोस्तों आपका जो दोस्त या जो आपका रिश्तेदार, जो आपके वेल विशर जिस बिजनेस में होंगे और उनको लगता होगा कि ये बिजनेस अच्छा है या जो उन्होंने सुना होगा
वो उसी बिजनेस का आपको ज्ञान दे देंगे। यानी कोई कहेगा यार गारमेंट का आजकल बढ़िया काम है वो कर लो, कोई कहेंगे भैया कोविड का समय है तो ऐसा करो कि कोविड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना लो, ऐसा करो मास्क बना लो, ग्लव्स बना लो, सैनिटाइजर बना लो। दोस्तों हर बिजनेस के कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान प्लस और माइनस होते हैं। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमने देखा, किसी ने हमें सुझाया, किसी ने हमें बताया कि भैया ये बिजनेस कर लो और हम चल पड़े उस बिजनेस को करने के लिए। जी नहीं दोस्तों, आपने अगर कोई एक्सपीरियंस अभी तक नहीं लिया है तो मैं कहता हूं आप उस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें। जैसे दोस्तों आप सोचें कि मैं एक मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं, तो मेरी आपको सलाह होगी, आप बहुत अच्छी बात है, आप ये प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, पहले इसकी थोड़ी ट्रेडिंग से शुरुआत कर दीजिए। यानी तो कुछ एक्सपीरियंस अगर बिल्कुल भी नहीं है तो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए, आप ट्रेडिंग करके देख लीजिए कि भैया मार्केटिंग कहां कैसे होती है इसकी, भैया जो इनको हम माल बेचते हैं वो समय से पैसा देते हैं नहीं देते, कितने दिन में पैसा देते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा सा तो जरूर, या तो जिसमें एक्सपीरियंस है वो कीजिए और नहीं है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए। दोस्तों एक दूसरा रूल जो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिजनेस मैं शुरू करूं, आप देखिए आपका पैशन किस चीज में है। दोस्तों जैसे पढ़ाई में होता है कि कई बार हम कहते हैं कि बच्चों को उस लाइन में जाना चाहिए जहां उनका पैशन हो। कई बार हम जानते हैं, देखते हैं कि पेरेंट्स उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि भैया तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, उसका तो फोटोग्राफर बनने का मन है, उसका तो डायरेक्टर बनने का मन है, उसका तो लॉयर बनने का मन है। तो आप प्लीज, बिजनेस में भी वही रूल चलता है दोस्तों, क्योंकि सफलता वही मिलेगी जहां आपका पैशन है। दोस्तों तीसरा रूल आपका डिसाइड करने के लिए कि क्या बिजनेस करना है। दोस्तों कई बार मैंने देखा, मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो एक कार बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, और कार भी ऐसी जो बहुत ही लग्जूरियस कार हो। हमने पूछा कि भैया आपके पास पैसे कितने हैं इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि पैसे तो नहीं है पर ये मेरा पैशन है। तो दोस्तों पैशन के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ साथ, ऐसा नहीं कि आपने किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ दिन काम किया और आपका पैशन भी है तो आपने कहा भैया मुकेश मोहन ने बताया था कि जहां एक्सपीरियंस हो और जहां पैशन हो वही शुरू कर दो। जी नहीं दोस्तों, साथ में कुछ और लिमिटेशन है, कुछ और फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या बिजनेस करना है। दोस्तों आपको देखना होगा कि आपके पास कितनी कैपिटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अपने रिसोर्सेज और अपने कैपिटल के हिसाब से भी अपने बिजनेस को डिसाइड करना होगा। जी हां दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 4 रुपए तक तो बैंक से लोन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अपना प्रोजेक्ट उसी हिसाब से डिसाइड कीजिए दोस्तों, जितना हमारे पास कैपिटल और जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों जितने भी हम देख लें, बड़े बड़े आज के जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी अपना बिजनेस, चाहे वो रिलायंस हो या वो इन्फोसिस हो, उन्होंने भी अपना बिजनेस बहुत कम कैपिटल से शुरू किया था, छोटे रूप में, लेकिन वो अपने बिजनेस को आगे 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 बढ़ाते गए। तो हम छोटे रूप में शुरू करेंगे तो ये नहीं है कि हम बड़े नहीं बन सकते, लेकिन अगर हमने, जैसे एक कहावत है दोस्तों कि उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत उतने से ही कीजिए जितने अपने पास रिसोर्सेज हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि अगर हमने पहले ही अपने रिसोर्सेज से ज्यादा बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया तो दोस्तों टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों एक और फैक्टर है, फैक्टर नंबर 4, जो ये डिसाइड करेगा कि हम क्या बिजनेस शुरू करें। दोस्तों आपको लोकेशनल बेनिफिट भी देखने हैं, यानी जहां पर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वहां पर किस तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मेरा मतलब यह है कि आप एक किसी छोटे कस्बे में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, आपका पैशन है और आपका एक्सपीरियंस भी है एक आईटी सेक्टर का, आपने किसी आईटी की कंपनी में काम भी किया, आपने बीटेक भी किया, आपका पैशन भी है कि बहुत बड़ी एक सॉफ्टवेयर कंपनी या आईटी कंपनी बनाए। लेकिन दोस्तों आपके पास जो जगह है वो आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि भैया हम इस कस्बे में रहते हैं, आओ यहीं पर जगह भी है और यहीं पर शुरू कर लो। दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं
जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, आपकी जो टीम है, जो स्टाफ है, वो आपको वहां नहीं मिल पाएगी। वहां पर जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है, हो सकता है वो स्पीड आपको ना मिले। जो पावर है इंटरप्टेड आपको चाहिए, हो सकता है वहां पर ना मिले। दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, वो जो लोकेशनल बेनिफिट्स हैं वो हैं या नहीं, वहां पर आपको रॉ मटेरियल आराम से मिलेगा या नहीं, वहां पर फिनिश प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, वहां पर स्किल्ड लेबर मिलेगी या नहीं, ये भी जरूर आपको स्टडी करनी है। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज और, आप प्लीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी देख लीजिएगा जिस बिजनेस को आप करना चाहते हैं, कि वहां कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है उस बिजनेस को करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि जहां आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट की पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से वहां बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन हो? तो ये भी आप जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ये डिसाइड करने से पहले कि मैं क्या बिजनेस शुरू करूं। दोस्तों, अब जो दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जब आपने इन बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि भैया मैं तो ये बिजनेस करूंगा, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये बिजनेस कहां करना है, यानी लोकेशन इसकी क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत में जितनी भी लैंड है उसका एक लैंड यूज होता है। यानी दोस्तों, कुछ जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर खेती का काम किया जा सकता है। कुछ लैंड है वो इंडस्ट्रियल लैंड यूज है उसका, वहां पर कोई इंडस्ट्री लग सकती है, फैक्ट्री लग सकती है। कुछ लैंड यूज ऐसी है दोस्तों जो रेजिडेंशियल है, कुछ लैंड का यूज ऐसा है जो कॉमर्शियल है। आपको जिस जगह पर अपना व्यापार शुरू करना है, आप देखिए कि जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, यानी अगर आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो लैंड यूज इंडस्ट्रियल होना चाहिए, आप कॉमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो कॉमर्शियल होना चाहिए, आप कोई एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर फार्मिंग का काम करना चाहते हैं तो उसका एग्रीकल्चर लैंड यूज होगा। तो दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि हम किसी छोटे गांव कस्बे में हैं और हमारे पास जगह भी है और हमने कहा चलो भैया यहां पर एक फैक्ट्री लगा देते हैं, और कल को वो प्रॉब्लम शुरू हो जाए कि ये तो एग्रीकल्चर लैंड है, यहां पर आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, ना उस पर बैंक आपको लोन देगा, ना आपको और कोई लाइसेंस मिलेंगे। तो दोस्तों, लोकेशन डिसाइड करते हुए आपको देखना है कि उस लैंड का यूज क्या है एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड। दोस्तों, दूसरी बात आपको देखनी है कि पॉल्यूशन की क्या गाइडलाइंस है। जहां आप अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या आपको वहां पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आप गारमेंट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और आप कहें कि गारमेंट में तो कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो इसको तो मैं कहीं भी लगा लेता हूं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपने गारमेंट फैक्ट्री में अगर आपने वहां कहा कि भैया मैं डाइंग भी करूंगा, यहां पर पहले कपड़ा लेकर उसको रंगूंगा भी, तो हो सकता है बहुत सारी जगह आपको इसके लिए पॉल्यूशन की परमिशन ना मिले। तो आप प्लीज ये भी जरूर देख लीजिएगा अपनी लोकेशन फाइनल करते समय। दोस्तों, इसके बाद अगर आपको लैंड खरीदनी है या लैंड एंड बिल्डिंग बनी बनाई लेनी है, तो आप प्लीज वहां पर देखिए कि कॉस्ट क्या है लैंड बिल्डिंग का। साथ में ये भी देखिए कि वहां से क्या 10 किलोमीटर दूर जाने पर ये लैंड की और बिल्डिंग की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। अगर मैं 20 किलोमीटर चला जाऊंगा और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, तो क्या कॉस्ट और बहुत कम हो जाती है, मेरी रीच में आ जाती है। तो आप दोस्तों ये देखिए कि जहां पर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं या फिर आप अगर कॉमर्शियल में भी आना चाहते हैं, कोई सर्विस सेक्टर करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो देखिए कि जो लैंड बिल्डिंग आप जो जगह लेना चाहते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कहीं इतनी ज्यादा तो नहीं है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी वायबिलिटी ही खत्म हो जाए। दोस्तों, उसके बाद अगर आप खरीद रहे हैं तो किसी एडवोकेट को इन्वॉल्व कर लीजिएगा, ये चेक करने के लिए कि भैया इसका जो टाइटल है वो क्लियर है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप उसको खरीद लें, पैसे फंसा दें, बाद में टाइटल में गड़बड़ हो, बैंक में जब हम जाएं लोन लेने के लिए तो वो कहें जी हम इसको मॉर्गेज नहीं कर सकते, ये हमारे हिसाब से इसका टाइटल क्लियर नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आप अपना ये जो बिजनेस है, अभी शुरू में आप समझते हैं कि चलो रेंटेड प्रॉपर्टी में लगा लेता हूं और बाद में जब मैं कुछ कमाई कर लूंगा तब अपनी जगह खरीद लूंगा, तो आपको प्लीज ये भी देखना है कि जो रेंट है वो डिफरेंट, आप एरिया थोड़ा सर्च कीजिएगा कि कहां पर मुझे लोकेशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं और
साथ में रेंट भी रीजनेबल है। दोस्तों एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में जा रहे हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, दोस्तों जो रेंट का पीरियड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी लीज पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप बैंक जाते हैं और आप टर्म लोन लेना चाहते हैं तो बैंक कहता है कि भैया जितने दिन का आप ये रीपेमेंट शेड्यूल रखना चाहते हैं अपने लोन का, आपका अगर रेंटेड प्रॉपर्टी में बिजनेस है तो कम से कम लीज पीरियड या रेंट का जो एग्रीमेंट है 1 या 2 साल ज्यादा होना चाहिए जितना आपका टोटल रीपेमेंट पीरियड है। तो दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात और, अधिकतर हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भैया जो रेंट एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते, क्योंकि रजिस्टर्ड कराने में वो स्टैंप ड्यूटी लगती है। दोस्तों बिल्कुल भी इसमें लालच मत करिए, क्योंकि दोस्तों जब आप एक बिजनेस करते हैं, शुरू करते हैं, तो आप वहां जो प्रीमाइसेस है, जो लैंड बिल्डिंग है, वहां पर आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। साथ में वो जो आपका एड्रेस है दोस्तों, बहुत सारे लोग जान जाते हैं आपको उस एड्रेस के द्वारा भी। और अगर आपका जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, आपको 1 साल या 2 साल बाद कहते हैं कि भाई साहब मेरी तो जगह अब आप खाली कर दो, क्योंकि आपका रेंट एग्रीमेंट तो ये 11-11 महीने का था, तो अब मुझे अपनी जगह चाहिए। दोस्तों उस समय बड़ी दिक्कत होती है। तो आप अपनी जो रेंट एग्रीमेंट है उसको बकायदा जितने पीरियड का ले रहे हैं उतने पीरियड का रजिस्टर्ड जरूर करा लीजिए, जो स्टैंप ड्यूटी है उसको दे दीजिएगा। दोस्तों आज के क्लास में मैं अब आपको बताऊंगा कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि क्या बिजनेस करना है, कहां पर करना है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि बिजनेस शुरू करने से पहले और क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपको जानने के और करने के लिए। दोस्तों पहली बात तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया एक्सपीरियंस लीजिए, पैशन रखिए, अपना देखिए कि रिसोर्सेज क्या है, और आप एक एक्शन ये करिए, सबसे पहला काम कि एक डिटेल्ड मार्केट स्टडी करिए उस प्रोजेक्ट या सर्विस की। जी हाँ दोस्तों, आप उसको खरीदने की कोशिश करिए, आप उसको बेचने की कोशिश करिए, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करिए कि स्टाफ कौन है, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सभी चीजें आप जरूर करिए एक डिटेल्ड मार्केट स्टडी के द्वारा। दोस्तों उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिजनेस करना चाहते हैं। यानी आप दोस्तों प्रोप्राइटरशिप में करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, 1 पर्सन कंपनी में करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करना चाहते हैं, सोसाइटी में करना चाहते हैं, ट्रस्ट में करना चाहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में करना चाहते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि पूरा एकल स्वामित्व मेरा ही रहे, उसके ऊपर किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, या आप ये समझते हैं कि यार अगर एक से ज्यादा जने हम हो जाएंगे तो शायद हमारे रिसोर्सेज भी बड़े हो जाएंगे, हमारा जो डिसीजन मेकिंग जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। आपको ये भी डिसाइड करना है कि जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास उसमें कुछ रिसोर्सेज कम है तो क्या आप चाहते हैं कि कोई एक साथ में आपके आ जाए, और अगर आ जाए तो कौन हो वो, कोई आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो। और ये डिसीजन दोस्तों बहुत ही समझकर, बहुत ही संभल कर लेना है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों अगली क्लास में कि आप के जो भी डिसाइड करेंगे कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में आप काम करना चाहते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फायदे हैं और क्या उनकी लिमिटेशंस हैं। दोस्तों इसके बाद एक अगला एक्शन आपको करना है अपना बिजनेस एक्चुअल में शुरू करने से पहले। जब आप ये देख लें कि भैया ये इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए होगा और मैं ये पैसा इकट्ठा कर लूंगा, किसी गलतफहमी या किसी बुलावे में मत रहिए कि शुरू करते हैं आ जाएगा पैसा। जी नहीं दोस्तों, जब आप अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं कहीं से, उसके बाद पैसा ऐसे आने वाला नहीं है। जहां भी आपको लगता है, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदार से, आपके फ्रेंड से, आपकी एफडी से, आपका कोई प्रॉपर्टी बेचकर, या और भी कोई सोर्स जहां भी हो, उस पैसे को पहले अरेंज कर लीजिए, अपने बैंक में जमा कर लीजिएगा उस पैसे को, ताकि जब प्रोजेक्ट शुरू हो तो वो तेज गति से बस दौड़ता रहे।
दोस्तों इसके बाद आप ये भी देख लीजिएगा कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस लेने की जरूरत होगी। दोस्तों आप हो सकता है एमएसएमई में आए तो आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन चाहिए। दोस्तों आपको कुछ खास स्पेशल रजिस्ट्रेशन भी लेने पड़ सकते हैं, जैसे अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहें तो आपको आईईसी कोड लेना होगा। आप कोई फूड प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं तो आपको एफएसएसआई लेना होगा। इसी तरह के दोस्तों और जो रजिस्ट्रेशन है, जितने भी रजिस्ट्रेशन है, मैं उनके बारे में भी एक क्लास लूंगा आपके साथ, जहां मैं बताऊंगा कि किसी भी बिजनेस के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन जरूरी होते हैं और आप उनको कैसे ले सकते हैं। दोस्तों ये लाइसेंसिंग तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से लाइसेंसेस आपको लेने हैं, और लेने हैं तो किस तरह से आप उनको ले सकते हैं। लेकिन आपको ये करना है अपना बिजनेस शुरू करने से पहले कि आप एक अपना बिजनेस प्लान बनाइए। आप देखिए कि कितने का रॉ मटेरियल है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी बनाइए, कितने का सेल प्राइस है, कितने लोग चाहिए आपको, तो वायबिलिटी एक डिसाइड कीजिए अपनी सभी कॉस्ट को देखते हुए, रेंट को देखते हुए, लैंड बिल्डिंग की कॉस्ट को देखते हुए, प्लांट एंड मशीनरी को देखते हुए। तो आप एक प्लीज एक बेसिक सा एक बिजनेस प्लान और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चाहे छोटी हो, बनाइए। मैं इसके बारे में दोस्तों आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ताकि आप फ्री में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बना लें। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों आप ये भी देखिए अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले कि आप उसको कितना बड़ा कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं है कि आप के प्लान तो बड़े हैं लेकिन उसकी जो रीच है वो छोटी है। यानी कोई ऐसा ना हो कि आपने कहा कि मैं एक फूड का एक ऐसा बढ़िया एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, यानी दोस्तों ऐसा ना हो कि आप कुछ फूड आइटम तो नए ले आए, आप कहें कि ये तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है और मैं इसको अपने एक जगह पर इसको एक रेस्टोरेंट खोल देता हूं। आपको देखना होगा कि उसकी आप स्केलेबिलिटी कितनी बड़ी कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट जहां आप खोलें वो बस वही आपका बिजनेस हो, या आप चाहते हैं कल को उसकी फ्रेंचाइजी भी देना शुरू करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की एक और चेन बना दूं। तो आपको देखना होगा कि आप उसको कितना बड़ा करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, और उसमें गुंजाइश या पॉसिबिलिटी कितनी है उसको बड़ा करने में। दोस्तों अगर आप टर्म लोन लेना चाहते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए और प्लांट एंड मशीनरी आपको लेनी है उसके लिए, तो प्लीज वेबसाइट को देखकर प्लांट सप्लायर को फाइनल मत कीजिए। आप जाइए प्लांट सप्लायर के यहां पर विजिट कीजिए, उनको देखिए कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, किस तरह की मशीनें वो बना रहे हैं। उनसे पूछिए कि भाई साहब बताइए आपने कहां कहां ये मशीन सप्लाई कर रखी है, मुझे उनका एड्रेस भी दे दीजिए और मुझे दिखवा दीजिए जो प्लांट आपने दिया हो कि वहां पर उनसे उनका प्लांट ठीक ठाक चल रहा है, उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। दोस्तों जो अच्छे प्लांट सप्लायर हैं वो आपको बकायदा एड्रेस देंगे, वो आपको कहेंगे कि सर मैं आपको विजिट करा देता हूं जहां मैंने प्लांट अपना सप्लाई किया, आप उनसे पूछ लीजिए कि मेरी आफ्टर सेल सर्विस भी कैसी रहती है। दोस्तों इसके अलावा आप देखिए कि जो रॉ मटेरियल आपको जरूरत पड़ेगी अपने बिजनेस के लिए वो कहां मिलती है। क्या उसका कोई ऑर्डरिंग टाइम ज्यादा तो नहीं है, यानी ऐसा तो नहीं है कि आज आप ऑर्डर करेंगे वो 1 महीने बाद आए। कोई ऐसा रॉ मटेरियल तो नहीं है कि आपको इंपोर्ट करना पड़े। दिक्कत कुछ नहीं है, बट आप प्लीज ये भी इंफॉर्मेशन पहले ही ले लीजिएगा अपना बिजनेस शुरू करने से पहले। दोस्तों फिर आप ये देखिए कि जो आप बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी यहां इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, और वो जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों उसकी क्या उम्मीद है कि कितनी तेजी से वो चेंज हो सकती है। जैसे दोस्तों हमने देखा पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी, फिर सीडी ड्राइव आई, फिर पेन ड्राइव आई। हमने देखा कि जिन्होंने वो फ्लॉपी ड्राइव की जो फैक्ट्री लगाई वो तो पता नहीं बेचारे कहां चले गए, जिन्होंने सीडी की फैक्ट्री लगाई थी वो भी इधर निकल लिए। तो हमें ये भी देखना होगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी फास्ट चेंज होने की उम्मीद है और हम कितनी तेजी से उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को चेंज कर पाएंगे। दोस्तों कई बार हर प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, पर आप ये भी देखिए कि उसमें कितना कंपटीशन है। आप पूरी स्टडी करिए कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन बिजनेसमैन हैं, कौन कौन से ब्रांड हैं या बिना ब्रांड के भी हैं जो उस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं।
उनकी बैलेंस शीट भी स्टडी कर सकते हैं आप। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप आरओसी की साइट पर जाकर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाकर बहुत सारी कंपनीज की बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। तो वहां भी आप जाकर देखिए कि वो कैसी चल रही हैं। जिस बिजनेस में आप आना चाहते हैं उसमें कितना कंपटीशन है और जो कंपटीटर होंगे आपके वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों आप ये भी देखिए कि जो आपके बायर होंगे उनका पेमेंट बिहेवियर नॉर्मली कैसा रहता है। क्या वो टाइम से पेमेंट करते हैं? यानी अपने बायर्स की जो गुडविल है वो भी आपको देखनी होगी दोस्तों, कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। जो आपके बायर है उनका बिजनेस ठीक चल रहा होगा तो वो आपको भी पेमेंट समय पर करते रहेंगे। दोस्तों आपको हर बिजनेस में एक रिस्क तो लेना पड़ता है, तो आप प्लीज अपनी रिस्क की जो एबिलिटी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उसको भी एसेस कर लीजिए। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास आज 10 लाख रुपए हैं तो क्या मैं पूरे 10 के 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दूं? दोस्तों हम जानते हैं कि जो स्टार्टअप है उसमें 80-90% फेल्योर के चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो ऐसा ना हो कि हम पूरा का पूरा पैसा उसमें लगा दें और अगर कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो, कोई स्ट्रेस हो तो हम ज्यादा मुसीबत में आ जाए। तो अपना जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको भी ठीक से जज करिए और उसी हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को डिसाइड कीजिए। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था कि कहीं छोटी जगह पर आप आईटी की जो अपनी इंडस्ट्री है वो नहीं लगा सकते, तो आपको ये भी देखना होगा कि जिस तरह का आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या उसको और बढ़ाना चाहते हैं वहां पर स्किल्ड लेबर की क्या अवेलेबिलिटी और क्या पॉसिबिलिटी है। दोस्तों एक बात और, जब आप ये अपने बिजनेस एक्चुअल में शुरू करने जाएं उससे पहले प्लीज आप अपने नियरेस्ट बैंक के पास भी चले जाइए। उनसे पूछ लीजिए कि सर मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं तो इसके बारे में मैं आपके पास आऊंगा लोन के लिए, तो आपकी क्या ओपिनियन है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हमने देखा, जैसे मैं कहूं कि राइस मिल एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा हुआ कि बहुत सारी राइस मिल लग गई, बैंक्स भी खूब आगे आए, उन्होंने कहा कि भैया ले लो। बहुत सारे जगह ऐसा हुआ जहां पर स्टील प्लांट लगने शुरू हो गए, बैंक ने भी कहा कि हाँ ले लो। हमने भी देखा कि यार इसने भी लगा लिया, उसने भी लगा लिया, उसने भी गाड़ी ले ली, उसने भी घर बना लिया, यार यही बना लो। दोस्तों ऐसे नहीं करना है, और क्योंकि उनमें से अधिकतर खराब हो गए अगर, और आप भी उसी तरह का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो वहां पर अधिकतर बैंक्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस एरिया में हम ये प्रोजेक्ट अब और नहीं करेंगे, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत लोन दे दिए हैं। तो आप प्लीज अपने बैंकर के पास जाकर उनसे पूछ लीजिए कि मैं अगर इस तरह का प्रोजेक्ट लगाना चाहूं तो एज सच प्रोजेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो मेरे पेपर्स पर डिपेंड करेगा। दोस्तों अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जहां आपको लगता है कि बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी की भी डिमांड कर सकता है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं बैंक्स की जहां पर आपको कोलेटरल फ्री लोन भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे भाई 2 करोड़ से ऊपर आप लोन लेना चाहते हैं, या आप जब बैंक से मिलने जाएं तो बैंकर कहे देखो भाई हम कर तो देंगे लेकिन कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी भी जरूर आपको देनी होगी, तो दोस्तों आप प्लीज ये भी देख लीजिएगा कि आपके पास जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो है या नहीं है तो उसकी वैल्यू लगभग कितनी होगी, अगर है तो उसका टाइटल पूरी तरह से क्लियर है या नहीं है, ये चीजें भी आपको जरूर देखनी चाहिए अपना बिजनेस एक्चुअल में शुरू करने से पहले। तो दोस्तों आज हमने बात की पहली क्लास में कि इस कोर्स के रूल क्या हैं, आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बिजनेस करें। जब आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है तो कहां पर करें, लोकेशन कैसे डिसाइड करें, जब लोकेशन भी फाइनल कर लें तो और क्या क्या एक्शन आप करें अपना बिजनेस एक्चुअल में शुरू करने से पहले। दोस्तों अगली जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम बात करेंगे कि जब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि भाई अब तो करना है बिल्कुल, तो आप अपने बिजनेस को किस कॉन्स्टिट्यूशन में करें। यानी आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी, एलएलपी, ट्रस्ट, सोसाइटी, किस कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपने बिजनेस को करें। और अगर वो डिसाइड कर लें कि मुझे इस कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेनिफिट है और क्या उनकी लिमिटेशन है, बात करेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में इस एमएसएमई गांव-गांव के कोर्स में। तो दोस्तों मिलते हैं
अगली क्लास में मैं समझता हूं कि आपने ये क्लास पूरी एंजॉय की होगी और जो भी आपको लगा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपने अपने रजिस्टर में नोट कर लिया होगा। दोस्तों नमस्कार।